Ladies and gentlemen, you are not ready for this. उसका लास्ट चैप्टर है, वो है दंत जन्मिका अध्याय। ठीक, तो दंत जन्मिका अध्याय में क्या होता है तो काश्यप संहिता के बारे में थोड़ी सी बात बताई इन्होंने। काश्यप कौन थे? उपदेष्टा थे काश्यप, तंत्रकर्ता वृद्ध जीवक कुमार भक्ष, तो इनको बोला जाता था। काल प्रति संस्कर्ता का समय था सातवीं शती, और इसको अनायास करके यक्ष थे, उन्होंने इसको प्रिजर्व किया मैन्युस्क्रिप्ट इन नेपाल। अब जब ये बीच में थोड़ा लुप्त हो गई, और लुप्त होने के बाद में जब फिर से मिली नेपाल राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा के पास ये मिली, उन्होंने ताड़पत्रों से फिर दिया इन्होंने, और ये फिर से एक बार जो है प्रकाशित हुई किसके? संहिता के रूप में। आचार्य चरक और खिल स्थान इसमें अलग से था, जैसे कि अन्य तंत्रों के अंदर उत्तर तंत्र था किसी में, जैसे ठीक है सुश्रुत में। बाकी ये संहिताओं के रूप में कंप्लीट थी, पर इस समय से थोड़ा जो है मिली नहीं। 25 चैप्टर सूत्र स्थान के बाद से नहीं मिलते, और 78 चैप्टर अभी इसमें अवेलेबल। ठीक है, ये काश्यप संहिता का ये एक वो है। ठीक है, दंत संख्या के बारे में बताया। ये खलु नृणाम द्वित्रिश दंता अत्र अष्टो संकृत जात स्वरूण दंत भवन्ति अत शेषा द्विज। ठीक है, अष्ट दांत क्या है? जो एक बार ही आते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है संकृत जात, और वह स्वरूण यानी एक बार ही आए, और फिर बाकी बचे हुए दांत जो है इनको द्विज बोला गया, यानी ये जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, तो संकृत जात एवं द्विज, ठीक है, ये 2 प्रकार के दांत हुए। ठीक है, इरप्टिंग ट्वाइस। इरप्शन क्या हुआ? इन्होंने कहा जितने मास में यावस्तेवेव च मासेषु जाता सत उद्भवन्ते त्वास्य वर्षेषु पतिता पुनर्भूयन्ते। तो इन्होंने कहा भाई जितने मास में दांत उगते हैं उतने ही वर्षों में फिर गिर के नए उग जाते हैं। ठीक है, जैसे 7वें 8वें मास में उगना शुरू हुए तो वो दांत नए उगेंगे फिर से गिर के 7वें 8वें वर्ष में। यही बात उन्होंने कही। ठीक है, नेक्स्ट डेंटिशन क्या बोला? तत्र मध्य द्वयो उत्तरो राजदंता संजो भवेत्। ऊपर के सामने के जो दांत है उनको राजदंत बोला गया। तो पवित्र तस्मांडताभ्याम खंडम न श्राद्धम आरते, मतलब अगर वो खंडित हो गए तो फिर श्राद्ध भी नहीं कर पाएगा। जो अपने पुत्रों का श्राद्ध किया जाता है, अगर सामने के राजदंत खंडित हो गए तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपवित्रो हिस्सा, और बाकी जो है वो अपवित्र माना जाएगा उसके लिए। ठीक, तो राजदंत सेंट्रल इंसीजर जो अपर थे उनको बोला गया। नेक्स्ट, फिर तयो उभयतः पार्श्वयोर वस्तो, उसके बाद उसके साइड में लेटरल इंसीजर है, वस्त जिनको बोला गया। फिर उसके बाद लेटरल टू दीज आर त्वयोर दस्ट्रे, मतलब दस्ट्रा 2 कैनाइन थे। देन शेषास्वरूढ़ हान्वय इति च उच्यन्ते, उसके बाद जो उनके बगल में प्री मोलर्स आए उनको स्वरूढ़ और हान्वय यानी कि मोलर्स प्री मोलर्स बोला गया। ठीक है, तथा अधस्तात सिमिलरली द लोअर जॉ आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। फिर डेंटल फॉर्मूला अगर आप मॉडर्न के अनुसार लेंगे तो एडल्ट्स के अंदर ICPM यानी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर 2 1 2 3 होता है। अब इसको 4 से मल्टीप्लीकेशन करना होता है। इसी तरह से चिल्ड्रन की बात करेंगे तो ICPM जो रहता है वो 2102 रहता है, फिर से इसको आप 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर इसमें कहा कि इरप्शन ऑफ द टीथ अकॉर्डिंग टू द सेक्स ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चा जो है वो लड़की है, तत्र कुमारी नाम आशुतरम अल्प आबादक करमच दंत जन्म सुशीलत्वात् दशा नाम मृदु स्वभावात् च। तो उन्होंने कहा कि कुमारियों का जो होता है दांत वो आशुतर होता है, अल्प आबादकर, वो जल्दी हो जाते हैं और बहुत अल्प बाधाएं होती है उसमें। ठीक है, और लेस ट्रबल होती है एज कम्पेयर टू दैट इन द मेल चाइल्ड प्रकृष्ट काल आबाद बहुलम, कुछ ज्यादा ही बाधा होती है। द इरप्शन ऑफ टीथ इन अ मेल चाइल्ड टेक्स लॉन्गर टाइम, causes more trouble due to the compactness of teeth and stable nature of the gums. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। दंता नाम निषेक मूर्तित्व भेद वृद्धि पतन पुनर्भाव निवृत्ति स्थिति परीक्ष चलन पतन तत् दुर्बलता जाति विशेषात निषेकात स्वभावात मात पितरो अनुकरणात स्वकर्म विशेषात च इति आक्षते महर्षयः तथान्य अपि शरीर वृद्धि ह्रास गुण दोष प्रभाव। तो इन्होंने कहा कि जो भी इरप्शन है, डेवलपमेंट है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? जाति या रेशियल स्पेसिफिकेशन पे। स्वभाव ऑफ माता पिता एंड सेल्फ, जो स्वभाव माता पिता और उसका स्वयं का है उस पर भी डिपेंड करता है। अपीयरेंस ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन एंड प्रॉपर्टीज जो है वो बॉडी पार्ट्स के ऊपर सेम तरीके से आती है। इसी तरह से क्या क्या होता है उसके रेशियल उस पर भी डिपेंड करता है, और माता पिता के स्वभाव पे। नेक्स्ट प्लीज। नराणाम तु चतुर्थादिषु मासेषु दंता निशिष्यन्ते। तो इन्होंने कहा भाई ह्यूमन बींग्स में अमूमन लगभग चौथे मास से दांत बाहर आने लगते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब अलग अलग समय में कब कब दांत होते हैं उसके बारे में भी बताया। तो कुछ दांतों के बारे में बताया कि अमंगल दंत जो बहुत अच्छे सदंत जन्मा है ना, जो नवजात शिशु दंत के साथ उत्पादित होता है वो स्वदंत हो गया। सदंत पूर्व उत्तर दंत
इरप्शन एक अपर टीथ के बाद दूसरा आ जाए, विरल दंत स्कैटर्ड हो, हीन दंत लेस हो, अधिक दंत ज्यादा हो, कराल दंत अनइवन हो, विवर्ण दंत डिसकलर्ड हो, स्फुटित दंत क्रेक दंत हो। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अमंगल दंतों के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा एक यज्ञ होता था मारुति इष्टि यज्ञ, वो आप कर सकते थे उस समय। और स्थाली पाक नाम से एक जो है वो होता था कि भाई डिश फॉर ऑब्लेशन शुड बी ऑफर्ड टू प्रजापति। उस समय चूंकि बहुत दैव आपाश्रय चिकित्सा चलती थी, इस वजह से इसको जो है इन्होंने बोला। नेक्स्ट प्लीज। दंतोत्पत्ति भेद, तो चतुर्विधम तु दंत जन्माक्षते समुद्गम संवृत विव्रत दंत संपत्ति। तो सामुदक, विव्रत, संवृत और दंत संपत्ति, ये चार प्रकार के दंत उत्पत्ति के भेद हुए। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। क्या क्या हुआ? सामुदक, कैसा रहा दांत? जब सामुदक प्रकार से दंत हुआ तो क्षयी रहा, मतलब दंत जो रहा तो जल्दी गिर जाता था। ठीक है, दो प्रकार की चीजें, इरप्शन के टाइप्स है और इरेक्शन का टाइमिंग है, ये दो प्रकार से इन्होंने रिजल्ट्स बताए। तो सामुदक रहा तो क्षयी रहा, नित्य संपर्क, बार बार गिरने। संवृत आधंत धन्य और मलिष्ट रहा। विव्रत वीत अनित्य लालोपहत समक्षण्य दंत स्वाद आशु दंत वैवर्ण्य कर्म आस बाधा मिति। तो ये जो विव्रत दांत है वो कैसे है? लालोपहत, ये किसी उपहत होते हैं जो सलाइवा से उपहत हो। ठीक है, और ये विवर्णता हो जाती है इनके अंदर। ठीक है, इजीली डिजीज्ड हो जाते हैं। और एक रहा सबसे आखिरी दंत संपद, जो सबसे अच्छा टाइप ऑफ इरप्शन था, और उसमें जो 8वें मास में दांत आते थे वो सबसे अच्छे दांत माने गए। ठीक है, कैसे थे वो? नेक्स्ट आइए। तो अब टाइमिंग ऑफ द डेंटल इरप्शन। अब टाइमिंग में क्या हुआ? चौथे मास से इन्होंने बताया कि भाई मनुष्यों में दांत आने लगते हैं। तो कब से कब तक क्या क्या प्रेजेंटेशन रहा, लेकिन चौथे मास में इतना अच्छा मास माना नहीं गया, माना गया 8वें मास में सबसे अच्छा। तो चौथे मास से लेकर के 8वें मास तक कैसा कैसा रहेगा वैसा वैसा इन्होंने चीजों को बताया। तो चतुर्थ मासी दुर्बल, आशु क्षयण और आमय बहुल। कैसा रहा? दुर्बल, आशु क्षयण जल्दी गिर जाने वाला, और आमय बहुल यानी कि डिजीज रहे हो अगर चौथे मास में आते हैं तो। फिर 5वें मास में आता है तो स्यंदन, हिलने वाले, प्रहर्षिल, बहुत ज्यादा प्रहर्ष यानी दांतों में हर्ष हो, और तीसरा है आमय बहुल, बहुत जल्दी डिजीज हो जाते हो। षष्ठी प्रतीप, मतलब दांत बड़े हो उसके कारण वो दिखाई पड़ते हो। मलग्राहीण, अब प्रतीप रहेगा तो मलग्राहीण भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद विवर्ण, विवर्ण तो होगा, प्रतीप विवर्ण लगभग एक बात है, गंदे दिखते हैं। ठीक है, गुणदंती, अब गुण बहुत ज्यादा आमय बहुल होंगे तो गुणदंती भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हाँ, तो ये सप्तमे मासी, सप्तमे मास में अगर कोई दांत हो रहा है तो कैसा होगा? द्विपुट यानी दो हिस्सों में जो फूटे हुए हो। स्फोटिना मतलब स्फोट, फटे हुए दांत। राजीमंत खंडा है वृक्षा विषमश्च, राजीमंत उनके अंदर लाइनें बनी हो, खंड जो टूटे हुए, वृक्ष सूखे हुए, विषम हो, उन्नत हो। ऐसे दांत कब होंगे? 7वें मास में। अष्टम मास में क्या होगा? सर्व गुण संपन्न दांत सबसे अच्छे आएंगे। तो एक आपने पीछे में देखा दंत संपद, और फिर 8वें मास में आप देखा कि भाई सबसे अच्छे दांत, वो दांत कैसे होंगे? नेक्स्ट, दंत संपद कैसा रहेगा दांत? अगर सबसे बढ़िया क्वालिटी का रहेगा तो क्या रहेगा? पूर्णता, समता, घनता, शुक्लता, स्निग्धता, सलक्षणता, निर्मलता, निरामयता, किंचित उत्तर उन्नता, दंत बाधा नाम से समता, रक्ता, रक्तता, स्निग्धता, वहर वहित घन स्थूर मूलता। क्या रहेगा? पूर्ण रहेगा, पूर्ण रहेंगे, सम रहेंगे, घन शुक्ल स्निग्ध रहेगा, सलक्षण रहेगा, निर्मल रहेगा, है ना, बहुत गंदे नहीं होते, निरामय बहुत आमय नहीं होता, उत्तर उन्नत होंगे, दंत बंध, ये सब चीजें आपके 8वें मास की क्वालिटी के दांत में। और दंत संपत्ति टाइप ऑफ इरप्शन जो रहेगा वो रहेगा। नेक्स्ट, अप्रशस्त दंत, कौन से दांतों को अच्छा नहीं माना गया? तो हीनो लवण, सित असित अप्रविभक्त। ठीक है, हीन जो कि कम हो नंबर में, लवण हो जो मोर है बहुत ज्यादा, सित हो जो थोड़ा जो व्हाइटिश कलर ज्यादा हो, फिर असित हो, ठीक है, जो ब्लैक कलर के ऊपर विभक्त दंत बंधन, टीथ विद अनडिवाइडेड गम्स, ये भी अच्छे नहीं माने गए। नेक्स्ट, दंत उत्पत्ति के हेतु बताया अलग, किससे दंत उत्पन्न हुआ? तो काश्यप ने कहा रक्त से, और वाघट ने कहा निम्न अस्थि और मज्जा ने मिल के दांत को उत्पन्न किया। नेक्स्ट, अब देखो कौन कौन से टाइप पे मॉडर्न के अनुसार है। डेसिडुअस टीथ, जिनको प्राइमरी टीथ बोला गया, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। इरप्शन कब हुआ और शेडिंग कब हुआ, ये सारी चीजें इन्होंने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट, मैंडिबुलर टीथ, जो मैंडिबल्स के साथ में आए वो एक ही बार आने वाले थे। कौन कौन? सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन फर्स्ट मोलर, प्रीमोलर, ये सारे जो है ये अपने टाइम में एक ही बार दांत आएंगे। और 16, 12 और में इरप्शन होंगे, और शेडिंग इनकी जो है 11-13 साल पे शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये डेंटल लोकेशन के अनुसार है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कौन कौन से टीथ किस टाइमिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप एज वाइज आप इसको देख सकते हैं। सेकंड मोलर सबसे ज्यादा आएगा लेट में, थर्ड मोलर और आपका 13 साल में आएगा मैक्सिलरी, और उधर मैंडिबुलर। नेक्स्ट, ये हो गया आज का आपका डेंटल जो दंत विज्ञान में गया था वो। अब आपका एक पार्ट पूरा खत्म होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया और आपका सिलेबस का दूसरा पार्ट खत्म हो गया। अब हम तीसरे पार्ट पे स्तन्य विज्ञान पे उतर जाएंगे अगले वीक से।